गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है इसमें करेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई से। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू इंक्रीज आर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज आर डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू मूवमेंट along the supply curve. Change in supply, on the other hand, refer to increase or decrease in quantity supplied of a commodity in response to change in other determinants of supply other than own price of the commodity. कि जो इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में होता है वो उसके प्राइस के अलावा और भी अन्य कारण होते हैं जिनके कारण उसमें ये चेंजेस होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। और इसे शो कैसे करते हैं कि जो सप्लाई कर्व है या वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है या वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व आर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड when due to change in own price of commodity its quantity supplied change. It is expressed by different points on the supply curve. It is also called movement along a supply curve or change in quantity supplied curve. अब अगर प्राइस के कारण क्वांटिटी सप्लाइड में परिवर्तन होता है तो वो मूवमेंट होती है, एक पॉइंट से शिफ्ट होकर सप्लाई कर्व जो है वो दूसरे पॉइंट की तरफ चला जाता है। इसे हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। अब इसमें प्राइस तो सेम रहता है पर किसी अन्य कारण से अगर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इससे भी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। तो इनकी स्टडी करेंगे हम अभी। पहले है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या है कि प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 1 है, अगर प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया कि प्राइस 1 होने पर पहले सप्लाई कर्व का पॉइंट ए है, उसके बाद जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ 5 रुपीज़, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 5 रुपीज़, तो पॉइंट सप्लाई कर्व का कहाँ चला गया, बी पॉइंट पर चला गया। तो इस तरह से ए से बी की तरफ सप्लाई कर्व का शिफ्ट होना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस। अब इसमें प्राइस फॉल होएगा तभी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज होएगी। तो प्राइस फॉल हुआ, जैसे प्राइस 5 रुपीज़ था तो क्वांटिटी भी 5 है, अगर प्राइस 1 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 1 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, पहले जो है वो बी पॉइंट है सप्लाई कर्व का और बी से अब नीचे की तरफ आ गया ए पॉइंट हो गया। तो इस तरह से बी से ए की तरफ आना सप्लाई कर्व का क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट है इंक्रीज आर डिक्रीज इन सप्लाई। When supply of a commodity change due to factor other than its own price, such as change in expectation, state of technology or goal of the firm, then it is called increase or decrease in supply. अब इसमें प्राइस तो सेम रहेगा पर कोई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे प्राइस कम या ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, तो जिस कारण से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये हम इंक्रीज इन सप्लाई देख रहे हैं, इसमें प्राइस दोनों सिचुएशन में 10 ही है पर क्वांटिटी पहले 20 हो गई और फिर 30 हो गई। इसी को हमने डायग्राम में शो किया। ओ एक्स पर हमारी क्वांटिटी है और ओ वाई पर प्राइस है, प्राइस सेम है पर पहले सप्लाई कर्व ए पॉइंट पर है, S1 सप्लाई कर्व है, पर फिर सप्लाई चेंज होकर S2 हो जाती है जबकि प्राइस हमारा सेम रहता है। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं और फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, जो हमारे जिन चीज़ों से वस्तु बन रही है फैक्टर प्राइस हैं वो कम हो सकता है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट, इट प्रमोट्स द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कंपिटिटिव प्रोडक्ट जो है उसका रेट कम हो जाना, तो इससे जो दुकानदार है वो उसी कीमत पर ज़्यादा वस्तु सेल करना चाहता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, सप्लाई बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है वो कमोडिटी का कम हो जाएगा। शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन, फर्म का जो पर्पज है वो लाभ कमाने की बजाय बिक्री करना हो गया है। डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
तो इस तरह से टैक्सेशन कम होने के कारण। अब है आगे डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें प्राइस सेम है पर क्वांटिटी सप्लाइड 30 से 20 हो गई है। तो इसमें पहले जो एस कर्व है, S1 कर्व है, वो अब S2 बन गया है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया इसका। इसके कारण सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो इसके कारण जो हमने पहले अभी कारण बताए हैं उनके रिवर्स लिख देने हैं, जैसे यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, increase in factor price, increase in price of competitive goods, decrease in number of firm, expected rise in price of commodity, shift in goal of the firm from sale to profit maximization, increase in taxation or withdrawal of subsidy। तो इस तरह से हम इसका अपोजिट लिखकर इसको शो कर सकते हैं। अब आगे है हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी इफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। बेटर टेक्नोलॉजी लीड्स टू ए फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर टेक्नोलॉजी हमारी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिकॉज मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड विद लेस एंड लेस एडिशनल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर विल विलिंग टू सप्लाई मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। दिस इम्प्लॉयज ए फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये S1 है सप्लाई कर्व, इसमें हम टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी है, पर S2 कर्व जो है इसमें हमने नई टेक्नोलॉजी लगा ली अपनी कंपनी में, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S1 से शिफ्ट होकर S2 हो जाता है। हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज। इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज। अगर जो मध्यमवर्ती वस्तु होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर विल सप्लाई लेस ऑफ द कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। दिस एम्प्लॉयज ए बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई। On the other hand, if input price fall, cost of production will decline. Accordingly, producer will supply more of the commodity at its existing price. This employs a forward shift in supply curve. तो अगर हमारी जो इनपुट प्राइस है वो कम हो जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर बढ़ जाता है इनपुट प्राइस तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने ये डायग्राम से दिखाया हुआ है। इसमें S1 जो है वो सप्लाई कर्व है। अगर हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है S3 की तरफ तो दैट मीन्स कि हमारा जो फैक्टर इनपुट प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और अगर हमारा सप्लाई कर्व S2 की तरफ शिफ्ट होता है तो दैट मीन्स कि हमारा इनपुट प्राइस कम हो गया। नेक्स्ट है GST एंड सप्लाई कर्व। GST इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ए राइज इन GST वुड रेज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर द कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विस। अब अगर GST बढ़ जाता है, GST बढ़ने पर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंगली अ प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल द एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ओनली एट ए हायर प्राइस आर ही वुड बी विलिंग टू सेल लेस क्वांटिटी एट द एग्जिस्टिंग रेट। तो वो उस रेट पर कम मात्रा की बिक्री करना चाहेगा। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई आर बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये जो S2 कर्व है ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व अगेंस्ट GST, और S1 कर्व जो है वो सप्लाई कर्व बिफोर GST है। तो अगर GST पहले कम था तो S1 कर्व था, अगर GST बढ़ गया तो S2 कर्व आ गया। आगे है सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। सब्सिडी इज ऑफर्ड टू द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी व्हेन इट इज इकोनॉमिकली नॉट वायबल फॉर द प्रोड्यूसर टू डू सो एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। द रिजल्टेंट लॉस टू द प्रोड्यूसर when they are required to produce more at the existing price is compensated by way of subsidy. Thus when subsidy is offered, सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी शिफ्ट टू द राइट साइड। सब्सिडी होती है सरकार की तरफ से सहायता देनी, तो कई बार सरकार जो है वो उद्योगपतियों को सहायता दे देती है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती जा रही है तो वो उनको सब्सिडी देकर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देती है, जिससे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एग्जिस्टिंग रेट पर ज़्यादा वस्तु की सप्लाई करना पसंद करते हैं। तो अगर सब्सिडी सरकार देती है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1 से S2 की तरफ हो जाएगा। Price of related product and supply curve. Let us illustrate it through an example. Consider two goods, tea and coffee, which are related to each other. A rise in price of tea would lead to a backward shift in supply curve of the coffee. अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो जो कॉफ़ी का सप्लाई कर्व है वो कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ए राइज इन द प्राइस ऑफ टी विल शिफ्ट द बायर फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल लेस ऑफ कॉफ़ी। क्योंकि जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो ग्राहक जो है वो कॉफ़ी की तरफ जाएंगे, तो जो दुकानदार है वो कॉफ़ी की उस कीमत पर कम मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा। ऑन द अदर हैंड ए फॉल इन द प्राइस ऑफ टी वुड लीड टू द फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। पर अगर चाय की कीमत कम हो जाती है
तो हमारा जो सप्लाई कर्व है कॉफ़ी का वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ए फॉल इन प्राइस ऑफ टी माइट शिफ्ट द बायर फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। तो अगर जो है वो चाय की कीमत कम हो जाती है तो जो ग्राहक हैं वो चाय से कहाँ चले जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। फियरिंग द लॉस ऑफ द मार्केट द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ कॉफ़ी। तो दुकानदार क्या कहेगा कि भाई चाय जो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो वो उस कीमत पर ही ज़्यादा कॉफ़ी की मात्रा बेचने के लिए तैयार होएगा। ये इस डायग्राम से शो हो रहा है। इसमें S1 सप्लाई कर्व है और S3 कब शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी ओइंग टू राइज इन प्राइस ऑफ टी। जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो S3 हो जाएगा और अगर जब चाय की कीमत कम होगी तो सप्लाई कर्व S2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। तो मांग की लोच जो कि ये लोच बताई गई है, पूर्ति की लोच, इसमें क्या बताया गया कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, के वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जो पूर्ति की मात्रा है उसमें कितना परिवर्तन होता है, इसका माप करना। लॉ ऑफ सप्लाई टेल अस द direction in which supply will change as a result of change in own price of commodity. A fall in price will lead to contraction of supply and rise in price will lead to extension of supply. But if we want to measure the extent of extension or contraction of supply, we have to study the concept of price elasticity of supply. तो जो पूर्ति की लोच है वो तो केवल हमें दिशा बताती है, पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, कीमत लोच है, वो हमें मात्रा बताएगी कि कितनी वृद्धि या कमी हुई है पूर्ति में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। तो प्रतिशत पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का के माप को क्या कहा जाता है, पूर्ति लोच, कीमत पूर्ति लोच। तो इसका फार्मूला क्या है, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या ये फार्मूला हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P अपॉन Q। P मीन्स होता है इनिशियल प्राइस, Q मीन्स इनिशियल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डेल्टा P होता है चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, ए प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10। तो इसमें Q जो है वो 400 है, P है इसमें 10 और Q1 कितना है इसमें, while only 200 यूनिट्स आर ऑफर्ड इफ द प्राइस रिड्यूस टू ₹5। तो इसमें 200 जो आ गया Q1 हो गया और P1 कौन सा हो गया, ₹5। तो इस तरह से फार्मूले में पुट कर देंगे, P अपॉन Q हो गया हमारा 200 अपॉन 5 और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P हो गया 10 अपॉन 400। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा। शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। शेप ऑफ सप्लाई कर्व इंडिकेट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई assuming the supply curve to be straight line and positive slope. We can specify 3 possible situation of elasticity of supply. अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। ये देखो, इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू 1 व्हेन ए स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्स सप्लाई कर्व। अगर ऐसे सीधा दिखाया जाता है तो इसमें 1 होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो ये इस तरह का स्लोप होएगा, अगर लेस देन 1 है तो ये इस तरह का स्लोप होएगा। नेक्स्ट है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट रेफर्स टू ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व शोइंग कांस्टेंट सप्लाई नो मैटर व्हेन द प्राइस इज इलिस्ट्रेटेड दिस सिचुएशन। इसमें क्या है, सप्लाई कांस्टेंट है चाहे प्राइस कितना भी बढ़े या कम हो, तो इसमें इलास्टिसिटी जो है वो जीरो होती है। इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, ये जो सेकंड है, इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व होएगा शोइंग इन्फिनिटी सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसमें हमारी एक पर्टिकुलर प्राइस पर जितनी मर्जी मात्रा जो है वो खरीदी जा सकती है। फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ इनपुट यूज। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। इफ कमोडिटी अवेलेबल इनपुट आर यूज्ड, सप्लाई विल बी इलास्टिक। इट इनपुट यूज आर नॉट कमोडिटी कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल इनइलास्टिक। अगर तो मतलब ज़्यादा चीज़ें आसानी से मिल रही हैं जो हम यूज़ करते हैं तो मांग लोचदार होएगी और अगर मुश्किल से मिल रही हैं तो बेलोचदार होएगी।
natural constant. The elasticity of supply is significantly influenced by the natural constant. If we wish to produce more teak wood, it would take years of plantation before it become usable. Supply of teak wood will therefore be less elastic. तो elasticity जो supply है वो इस पर नेचुरल चीज़ों पर भी डिपेंड करती है. अगर कोई प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं, तो कई चीज़ें जैसे टीक का इसमें उदाहरण दे रखा है, तो उसको उगाने में या उसकी प्लांटेशन करने में काफ़ी समय लग जाता है. तो इस तरह की चीज़ों की जो पूर्ति है वो लेस इलास्टिक होती है. रिस्क टेकिंग. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू टेक प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क. इफ एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक रिस्क ऑफ हायर आउटपुट, अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो ज़्यादा आउटपुट का रिस्क लेता है तो सप्लाई जो है वो मोर इलास्टिक होगी. अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहता तो इन इलास्टिक होगी. नेचर ऑफ द कमोडिटी. प्राकृतिक जो वस्तुओं की प्रकृति किस प्रकार की है. जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक होएगी, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव ए शॉर्टर शेल्फ लाइफ, क्योंकि उनका जीवन जो है वो कम होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो लेस इलास्टिसिटी होगी. टाइम फैक्टर. लंबे समय में जो है वो ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी, बिकॉज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर आर इजीली अवेलेबल. आसानी से प्राप्त हो जाते हैं हमें कोई भी चीज़ें जिसकी भी ज़रूरत होती है. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. अगर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव, महंगी तकनीक की ज़रूरत होती है, तो उसकी जो पूर्ति है वो कम लोचदार होगी, बिकॉज चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकम डिफ़िकल्ट. क्योंकि उसको अगर हमने आउटपुट का लेवल चेंज करना है तो वो मुश्किल हो जाता है. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ये सारा आप इसके नोट्स तैयार करेंगे. थैंक यू.